नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का, सभी शिक्षक बंधु का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों। शिक्षा भर्ती के चैनल पे पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों बात करेंगे बाल विकास के 9th नंबर क्लास की बात करेंगे। हर चैप्टर महत्वपूर्ण है। सभी चैप्टर, सभी कंसेप्ट आपके एग्जाम पैटर्न पर यानी सिलेबस के आधार पर यहाँ पे लाए जाते हैं, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। तो दोस्तों 9वीं नंबर क्लास है। आई होप किसी कारण की वजह से हमारी क्लासेज आपने नहीं ज्वाइन कर पाई है या अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको आई बटन पे लिंक मिलेगा। आप लोग पिछली क्लासेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज की जो चैप्टर रहेगा लिंग जेंडर से संबंधित है। यहाँ से एक दो प्रश्न आपके टीटी एग्जाम में आते हैं या पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों चलिए आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं। क्या दिया गया है? एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचाती, किससे बचाती? कोई एक अच्छी पाठ्य पुस्तक है, वह लैंगिक समानता से बचाती है, सामाजिक उत्तरदायित्व से बचाती है, लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है, या आपके लैंगिक संवेदनशीलता से बचाती है। तो एक अच्छी जो पाठ्य पुस्तक है मेरे प्यारे मित्रों, किससे बचाती है? तो वह लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन कैसा है? यह कथन सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, या यह कथन ही सही है? तो दोस्तों पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान है, यह कथन कैसा है? यह कथन आपके लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा, पुरुष को ज़्यादा बुद्धिमान यहाँ पे बताया गया, तो क्या हो जाएगा? लैंगिक पूर्वाग्रह को यह आपका कथन प्रदर्शित कर रहा है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। मेरे सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक करते जाएंगे, सपोर्ट करते जाएंगे और छोटा सा प्यारा सा फीडबैक कमेंट जरूर दीजिएगा। प्रश्न है दोस्तों, स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अधिक अच्छा रहता है, जबकि पुरुष गणित एवं तर्क योग्यता में अधिक योग्य होते हैं, यह कथन कैसा है? तो स्त्रियों का जो हस्तलेख होता है पुरुष की अपेक्षा अधिक अच्छा रहता है, जबकि पुरुष गणित एवं तर्क योग्यता में अधिक योग्य होते हैं, यह कथन पूर्णतः सत्य है, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, प्रगतिशील चिंतन को दर्शाता है, या आपके बौद्धिक योग्यता के संदर्भ में सत्य है। तो राइट आंसर जान लेते हैं क्या होने वाला है। तो यह जो आपका दिया गया है कि स्त्रियां जो है हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अधिक अच्छा रहती हैं, जबकि पुरुष जो है गणित एवं तर्क योग्यता में अधिक होते हैं, तो क्या हो जाएगा? यह भी आपके लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। लड़कियों को घर के काम काज में अधिक ध्यान देने के लिए कहना किसको दर्शाता है? जो आप लोग देखते होंगे, ठीक है, मेरी बहनें सभी लोग वीडियो देख रहे होंगे तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे इस प्रश्न को कि लड़कियों को घर के काम काज में अधिक ध्यान देने के लिए कहना को दर्शाता है, किसको दर्शाता है? रूढ़बद्धता को दर्शाता है, प्रगतिशील चिंतन को दर्शाता है, या आपके मनोवैज्ञानिक चिंतन को या मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति को दर्शाता है? तो लड़कियों को घर के कामकाज में अधिक ध्यान देने के लिए कहना, यह आपको किसको दर्शाता है? तो सभी लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे। जी हाँ, किसका हो जाएगा? तो ये आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? रूढ़बद्धता कहलाएगा। क्या हो जाएगा? रूढ़बद्धता दर्शाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा जा रहा है कि छात्राओं से लैंगिक भेदभाव का प्रतिकूल प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है? आप लोग देखते होंगे छात्राओं में जो लैंगिक भेदभाव का प्रतिकूल प्रभाव, ठीक है ना, उल्टा प्रभाव जिसे बोलते हैं। ठीक है, प्रतिकूल मतलब क्या होता है? उल्टा। कूल यानी कि आपके अनुसार, प्रतिकूल यानी आपके विरुद्ध। तो छात्राओं से लैंगिक भेदभाव का प्रतिकूल प्रभाव किस पर पड़ता है? उनके सामाजिक उत्थान पर पड़ता है, उनके सामाजिक दृष्टिकोण पर पड़ता है, या उनके शैक्षणिक विकास पर? तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन कौन से सही है। केवल ए सही है, बी सही है, सी सही है, या सभी सही हैं? तो छात्राओं में जो है लैंगिक भेदभाव का प्रतिकूल प्रभाव उनके सामाजिक उत्थान पर भी पड़ता है, उनके सामाजिक दृष्टिकोण पर भी पड़ता है, और उनके शैक्षिक विकास पर भी पड़ता है। तो शैक्षणिक विकास के साथ साथ यानी कि इन सभी पर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी पर लैंगिक भेदभाव का छात्राओं के प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न आ चुका है। मेरे सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक करते जाएंगे। अगला प्रश्न आ चुका है। आप एक शिक्षक होने के नाते अपनी कक्षा की छात्राओं का शिक्षण कैसे करेंगे? मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, नियुक्ति हो गई, आप शिक्षक बन गए, शिक्षिका बन गए, तो आप शिक्षिका होने के नाते अपनी कक्षा की छात्राओं का शिक्षण कैसे करेंगे? यहाँ शिक्षक के लिए प्रश्न है। ठीक है, शिक्षक के लिए यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखेंगे सभी भाई, यहाँ पे सभी शिक्षक बंधु ध्यान दीजिए कि अगर आप शिक्षक होने के नाते अपनी कक्षा की छात्राओं का शिक्षण कैसे करेंगे? किसका? छात्राओं का शिक्षण करना है।
ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं क्योंकि लैंगिक संबंधी चैप्टर चल रहा है। लिंग संबंधी जो लैंगिक पूर्वाग्रह होता है उससे संबंधित एक दो प्रश्न टीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी कि अगर आप शिक्षक हैं और अपनी कक्षा की छात्राओं का शिक्षण कैसे करेंगे, कक्षा के छात्राओं से अलग कर उन्हें घर के काम धंधों की जानकारी देना, या छात्रों की सिलाई बुनाई के कामों में अधिक रुचि लेने की सलाह देना, या सभी छात्र व छात्राओं की समान रूप से शिक्षण व्यवस्था करना, या आपके छात्राओं पर अवांछित टिप्पणी करके जिससे कि वे स्वयं को विशिष्ट ना समझें। तो आप शिक्षक हैं और कक्षा में छात्राओं का शिक्षण कैसे करेंगे, आप लोगों का आंसर क्या होना चाहिए कि सभी छात्र व छात्राओं की समान रूप से शिक्षण व्यवस्था करना। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आई होप आप सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। एक अध्यापक को अपनी कक्षा को नकारना चाहिए। अगर आप एक अध्यापक हैं तो आप अपनी कक्षा में क्या नकारेंगे? छात्र छात्राओं के पठन संबंधी विकारों को नकारना चाहिए आपको, छात्र छात्राओं के मध्य लैंगिक भेदभाव को नकारना चाहिए, छात्र छात्राओं के व्यवहार संबंधी विकारों को नकारना चाहिए, या छात्र छात्राओं के झगड़ों से संबंधित मुद्दों को नकारना चाहिए। तो एक अध्यापक के पद पर अपनी कक्षा में कैसे क्या नकारना चाहिए आपको? तो आपको क्या नकारना चाहिए? लैंगिक भेदभाव, जो छात्र छात्राओं के मध्य, बालक बालिकाओं के मध्य लैंगिक भेदभाव है उसको नकारना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है। लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय क्या है? तो लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय क्या है? छात्र छात्राओं के लिए असमान प्रावधान है, छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान है, छात्र छात्राओं के लिए विशिष्ट प्रावधान है, या इनमें से कोई नहीं। तो लैंगिक भेदभाव को अगर दूर करना है तो छात्र छात्राओं में, बालक बालिकाओं में समान प्रावधान उपाय आवश्यक होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा जाए। मेरे सभी प्यारे मित्र, आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, आप सभी को नमन है। जय हिंद दोस्तों। सभी मेरे प्यारे मित्र वीडियो को लाइक कर लेंगे और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि आने वाली जो क्लासेज है सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं कि छात्राओं के निजी संसार पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? जो छात्र होते हैं उनका जो निजी संसार होता है छात्राओं का, ठीक है, वो किसका प्रभाव पड़ता है? लैंगिक भेदभाव का प्रभाव पड़ता है, सामाजिक मान्यताओं का, या परिवार में उनके स्थान का प्रभाव पड़ता है? केवल ए सही है, बी सही है, सी सही है, बी सी सही है, या उपरोक्त सभी सही है? तो छात्राओं में जो निजी संसार होता है छात्राओं में, उसमें जो भेदभाव पड़ता है वह लैंगिक भेदभाव भी पड़ता है, सामाजिक मान्यताओं का भी पड़ता है, और परिवार के उनके स्थान का भी प्रभाव पड़ता है। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन कर लेंगे, नीचे लिंक दे दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप। टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं जायसवाल कोचिंग सेंटर, स्पेलिंग आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विद्यालय में लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव क्या होता है? जो आप लोग देखते होंगे कि विद्यालय में लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव है, वे विद्यालय में प्रसन्न रहती हैं, वे विद्यालय जाने से कतराती हैं, पढ़ाई से उन्हें विरक्त होने लगती है, उनका शैक्षिक विकास बेहतर होता है। तो छात्राओं की मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ता है विद्यालय में लैंगिक भेदभाव के कारण? तो राइट ऑप्शन सभी लोग जानते हैं कि वे विद्यालय जाने से कतराती हैं, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया है। भारत की 2011 की जनगणना में लिंग अनुपात 2001 की जनगणना के अनुसार 927 से घटकर 914 ही रह गई। तो इसका सर्वाधिक प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? यानी लिंगानुपात हमारा घट गया, जो 2001 में था, जो हमारे पहले वह 927 था, लेकिन जब 2011 में जनगणना किया गया तो उसमें 914 लिंगानुपात हो गया। लिंगानुपात मतलब 1000 पुरुषों में 914 स्त्रियां, ये होता है लिंगानुपात। ठीक है, चलिए, तो ये जो घट गया है लिंगानुपात, इसका कारण क्या है? लैंगिक भेदभाव है, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, या स्त्री शिक्षा में कमी, या स्त्रियों का खराब स्वास्थ्य? क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा ये भी आपके लैंगिक भेदभाव में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? लैंगिक भेदभाव करते हैं नहीं, बालक बालिका में जो भेदभाव चल रहा है लैंगिक भेदभाव में ही आता है। और इस बता दूं इस चैप्टर से एक दो प्रश्न आपके टीटी एग्जाम में आते ही आते हैं, इसलिए इस चैप्टर को शामिल किया गया है, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है, हर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो पूरी तरह से सिलेक्शन है और आप लोगों से सिलेक्शन चाहिए। तो ये क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है दोस्तों, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन सा कारक लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करता है?
सामाजिक कारक उत्पन्न करता है, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक। तो दोस्तों ऐसा कारक जो लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करता है वह कौन से कारक हैं? तो आपके सामाजिक कारक भी हैं, सांस्कृतिक कारक भी है, आर्थिक कारक भी है, मनोवैज्ञानिक कारक भी। यानी ये ABCD आपके जो कौन से हो जाएंगे, सभी लोग बताएंगे। लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करता है, कौन कौन से उत्पन्न करते हैं? तो ABCD यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये सभी जो है आपके लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया पूछा जा रहा है। मानसिक योग्यताओं में विभिन्नता के अंतर्गत किस कथन को सम्मिलित नहीं किया जा सकता? अगर हम मानसिक योग्यताओं की विभिन्नता के संदर्भ में देखें, उसके अंतर्गत देखें, तो कौन सा कथन सम्मिलित नहीं करेंगे? यौन अंतर तथा शारीरिक परिपक्वता, रुचि संबंधी भिन्नता, या आपके स्वभाव संबंधी अंतर, या आपके तात्कालिक स्तर से परे जाने की योग्यता। तो मानसिक योग्यताओं में विभिन्नता के अंतर्गत किस कथन को सम्मिलित नहीं करेंगे? तो आपका पहला ऑप्शन है, ठीक है, इस कथन को आप सम्मिलित नहीं करेंगे। बाकी जो आपकी रुचि संबंधी भिन्नता इसको सम्मिलित करेंगे, स्वभाव संबंधी अंतर को भी सम्मिलित करेंगे, तत्कालिक स्तर पर परे जाने की योग्यता को सम्मिलित करेंगे। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। वीडियो लाइक करते जाएंगे, सपोर्ट करें, अपने परिवार को, अपने शिक्षा को सपोर्ट करें। प्रश्न है दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति में भाषा के विकास की अवस्थाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति में आप लोग देखते होंगे भाषा की विकास की अवस्थाएं पाई जाती हैं। समान अवस्था में पाई जाती हैं, भिन्न भिन्न अवस्था में पाई जाती हैं, समान तथा भिन्न दोनों अवस्था में पाई जाती हैं, या इनमें से कोई। तो आप लोग देखते होंगे कि प्रत्येक व्यक्ति में भाषा के विकास की अवस्थाएं जो हैं कुछ समान अवस्था में होती हैं, कुछ भिन्न भिन्न अवस्था में भी होती हैं। तो ये दोनों हो जाएंगे, समान तथा भिन्न दोनों अवस्थाएं में जो है व्यक्तियों में भाषा के विकास की अवस्थाएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आइए देख लेते हैं। हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न आपके सिलेबस के आधार पर हैं। अच्छे परिवार एवं समुदाय समाज से संबंध रखने वाले बालकों का विकास होता है। जो बालक अच्छे परिवार, समुदाय और समाज से संबंध रखता है, उस बालक का विकास सामान्य से कम होता है, औसत में होता है, या उन बालकों से अच्छा होता है जो परिवार एवं समाज में नहीं रहते, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अच्छा परिवार, समुदाय और समाज में संबंध अच्छा रखने वाला बालक का विकास जो होता है उन बालकों से अच्छा होता है जो परिवार एवं समाज में नहीं रहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सभी बालकों में अभिवृत्ति होती है। जो बालक होते हैं सभी बालकों में एक समान अभिवृत्ति होती है, एक समान नहीं होती है, समरूप होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी बालकों में अभिवृत्ति कैसी होती है? एक समान अभिवृत्ति नहीं होती है, सभी की अभिवृत्तियां भिन्न भिन्न होती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया है। बालकों के प्रकार होते हैं, केवल अंतर्मुखी बालक होते हैं, केवल बहिर्मुखी बालक होते हैं, या अंतर्मुखी बहिर्मुखी दोनों प्रकार के बालक होते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे मित्र, मेरे सभी शिक्षक बंधु, मेरे सभी अध्यापक अध्यापिकाओं, आप लोग जानते हैं कि बालक के जो प्रकार अंतर्मुखी में भी होते हैं और बहिर्मुखी में भी होते हैं। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि बालक जो है अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी दोनों प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है, यह कथन से संबंधित है। आपके कथन भी आपके बाल विकास CDP में पूछे जाते हैं। संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। यह कथन व्यक्तित्व विभिन्नता के संदर्भ में किस मनोवैज्ञानिक का है? टायलर का है, क्रो का है, फ्रायड का है, या आपके वाइगोस्की का कथन है? तो ये किसका कथन? आपके टायलर का है। और ये जो 10 से 12 प्रश्न आपके रहने वाले हैं व्यक्तित्व विभिन्नता से संबंधित है, ठीक है। जो व्यक्तित्व भिन्नता होती है उनसे संबंधित प्रश्न है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हर चैप्टर को शामिल किया गया है, हर चैप्टर से प्रश्न लिया गया है, ठीक है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि बालकों में अंतर होता है उनकी रुचि के आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर, उनकी क्षमता के आधार पर, या उपरोक्त सभी के आधार पर। तो मनोवैज्ञानिक का मानना है कि बालकों में अंतर रुचियों के आधार पर भी होता है, योग्यता के आधार पर भी होता है, और उनकी बालकों की क्षमताओं के आधार पर भी होता है। यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया स्क्रीन पर। हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जी हाँ, प्रश्न है, यदि कोई बालक सीखने की प्रक्रिया में कमजोर है तो उस स्थिति में अध्यापकों को कक्षा कार्य रखना चाहिए। यानी कि समझने वाली बात दोस्तों यह है, सभी अध्यापक अध्यापिकाएं ध्यान दीजिए, आपके कक्षा में कोई बालक सीखने की प्रक्रिया में कमजोर है तो उस स्थिति में आप लोग का कक्षा का कार्य
कैसे रखेंगे? कक्षा का आकार कम होना चाहिए या कक्षा का आकार अधिक रखेंगे या कक्षा का आकार ना कम ही ना अधिक रखेंगे? उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों मेरा यहाँ पे यह कि फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अगर लेकिन यहाँ पे ये चीज़ दिया रहता यदि कक्षा में अधिकतर बालक क्या है, कक्षा में अधिकतर बालक सीखने की प्रक्रिया में कमजोर हैं, तो इस स्थिति में अध्यापक को कक्षा का आकार कैसा रखना चाहिए? कम रखना चाहिए। अगर आपकी कक्षा में अधिकतर बालक क्या हैं, सीखने की प्रक्रिया में कमजोर हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं तब आपको कक्षा का आकार कम रखना है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया? कोई बालक। तो कोई बालक मतलब क्या होता है? एक बालक होगा, ठीक है। कोई बालक मतलब एक बालक की तुलना, तो एक बालक के लिए आप क्या कक्षा को कम आकार नहीं कर सकते, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं और आपके अनुसार इनमें कौन सा सही कथन है यह आपको बताना है। आइए देखते हैं पहला कथन। लड़कों को घर के बाहर कार्यों में सहायता करनी चाहिए। लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। सभी लड़कों को विज्ञान और लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। देखिए तो यहाँ पर जो दिया गया सभी लड़कों को विज्ञान और लड़कियों को गृह विज्ञान, ये लैंगिक आपका हो जाएगा। लेकिन जो इसके अनुसार हमें कथन जो सही लगा, जो राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सी-टेट में आया हुआ प्रश्न है, तो लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, तो यह दर्शाता है कि अध्यापक लिंग या जेंडर पक्षपाती अध्यापक है, शिक्षाप्रद अध्यापक है, सही दृष्टिकोण वाला अध्यापक है, या आपके नीति परक वाला अध्यापक है। तो जब एक शिक्षक या अध्यापक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो मतलब लड़कों को अधिक यहाँ पे दे दिया गया स्वाभाविकता है, तो लड़कों को अधिक दे दिया गया, तो क्या हो गया? यह अध्यापक पक्षपाती होगा, तो लिंग जेंडर संबंधित होगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, यह टिप्पणी कैसी होगी? तो एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, यह टिप्पणी कैसी होगी? जाति भेदभाव का परिचायक होगी, या लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, या लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा कर प्रकट करती है, या लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता उजागर करती है? तो दोस्तों एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़कों बनो लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, यह टिप्पणी कैसी होगी? यह टिप्पणी आपकी लड़के लड़कियों को भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि लिंग है, लिंग शारीरिक संरचना है, सहज गुण है, सामाजिक संरचना है, या आपकी जैविक सत्ता है? मेरे प्यारे में सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। लिंग और जेंडर पूछा जा रहा है, ये क्या है? तो लिंग और जेंडर क्या है? एक शारीरिक संरचना है। पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत किससे संबंधित है? मेरे प्यारे में मेरे सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं आप लोग समझते हैं कि हम जो लोग हैं अपनी बुद्धि, प्रेरणा और अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत व्यक्तित्व भिन्नता से है, या बुद्धि के सिद्धांतों से है, वंशानुक्रम से, या पर्यावरण से है? तो सभी लोग जानते हैं हम यानी कि आप और हम लोग हो गए, ठीक है। आप और हम लोग जो है अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि में संदर्भ में भिन्न है, तो ये क्या हो जाएगा? आपके यह व्यक्तित्व भिन्नता आ जाएगी, यानी व्यक्तिगत भिन्नता आ जाएगी, ठीक है। व्यक्तित्व यानी कि व्यक्तियों पर, यह व्यक्तियों पर भिन्नता आएगी, व्यक्तित्व भिन्नता कहलाएगी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षार्थियों या की अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। अगर यहाँ पे सभी भावी शिक्षिका अध्यापिका ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को देखिएगा कि शिक्षार्थियों या अधिगमकर्ता की व्यक्तित्व भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए कि निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, ठीक है, या आपके कलन विधि यानी कि एल्गोरिदम का अधिकतर प्रयोग करना, या कि याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, या विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। तो शिक्षार्थी या अधिगमकर्ता के व्यक्तित्व भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को क्या चाहिए? शिक्षिका को चाहिए कि वह विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? आप और हमारे जो व्यक्ति हैं, आप और हमारे में एक दूसरे में भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण होती है, या जन्मजात विशेषताओं के कारण होती है, या आपके वंशानुक्रम वातावरण के बीच जो अन्योन क्रिया होती है उसके कारण होती है, या प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण होती है? तो जो व्यक्तियों और आप और हमारे जो एक दूसरे में भिन्नता होती है दोस्तों, ये किस कैसे होती है? ये आपके वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन क्रिया के कारण होती है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं को निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि। अब देखिए, अपनी जो भिन्नताएं अगर उनको शिक्षक को निपटने के लिए क्या चाहिए? ठीक है, अपनी जी कक्षा की जो व्यक्तित्व भिन्नताएं होती हैं उनसे निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को अनेक अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करे, ठीक है, या बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे, या शिक्षार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करे, या शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। तो दोस्तों, अपनी कक्षा के व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि वह बच्चे से बातचीत करे और दृष्टिकोण को महत्व दे। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को देखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है कि आपकी कक्षा का एक छात्र पढ़ने में बहुत तेज है, ठीक है, ब्रेव है, बहादुर है, वह 7वीं कक्षा में होते हुए भी 10वीं कक्षा के विषयों को आसानी से समझ लेता है। उसकी इस व्यक्तित्व भिन्नता का चाहिए उसका विशिष्ट शारीरिक विकास, उसका विशिष्ट संज्ञानात्मक विकास, उसका विशिष्ट संवेगात्मक, या उसका सामाजिक विकास। तो कोई भी बालक है, छात्र है, जो पढ़ने में बहुत ही बहादुर है, तेज है, ठीक है, स्पीड है, उसका बुद्धिलब्धि हाई पावर में है, यानी कि समझ सकते हैं 130 प्लस है, इससे भी कह सकते हैं 140 है आपको उसका बुद्धिलब्धि। कि कोई बच्चा है, छात्र 7वीं क्लास में है और 10वीं के विषयों को आसानी से समझ लेता कि क्या सारी चीज़ें पूछा गया है, ठीक है। तो यह जो व्यक्तित्व भिन्नता है, ये व्यक्तित्व भिन्नता का चाहिए, किसका चाहिए? तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है, उसका विशिष्ट संज्ञानात्मक विकास का होना चाहिए, ठीक है। क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 30वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है इस क्लास का, आपके जेंडर और व्यक्तित्व भिन्नता से संबंधित। मानव के व्यक्तित्व पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है? जो मानव का व्यक्तित्व है, हम और आप मानव हो गए, और हमारा जो व्यक्तित्व होता है, तो हमारे व्यक्तित्व में किसका प्रभाव पड़ता है? केवल परिवार का प्रभाव पड़ता है, केवल समुदाय का प्रभाव पड़ता है, या परिवार और समुदाय दोनों का पड़ता है, या इनमें से किसी का नहीं पड़ता है? तो मानव यानी कि आप और हमारे व्यक्ति पर विकास का जो प्रभाव है, किसका प्रभाव पड़ता है व्यक्तित्व पर? तो परिवार एवं समुदाय दोनों का प्रभाव पड़ता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, ये क्लास कैसी लगी? हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाएंगे दोस्तों। हमें फॉलो करने के लिए आप लोग टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं जायसवाल कोचिंग सेंटर, और व्हाट्सएप ग्रुप आपको नीचे दे दिया गया है। यहाँ पर सभी फ्री नोट्स, PDF फाइल सब कुछ आपको फ्री में, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा सर्वोपरि है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशी खुशी क्लासेस ज्वाइन कीजिए, ठीक है दोस्तों। जब आप लोग हंसते हैं तो समझ लीजिए कि मुझे खुशी होती है कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, आपको जो, ठीक है, मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, वो आपको मिल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। इसी तरह पढ़ते रहिए, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। वो दिन जरूर आएगा जहां आपकी नियुक्ति होगी, आप अध्यापक पद पर अपने विद्यालय में पढ़ाएंगे, बच्चों को नींव मजबूत करेंगे, क्योंकि शिक्षक का जो योगदान है राष्ट्र हित में सबसे बड़ा होता है। तो आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को मेरा नमन है। जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी का।